With 76 selections in CSE 2022, Study IQ IS aims at providing high quality IS preparation at a very affordable cost. हमारे P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू 2024 लाइव बैच के साथ आप CSE एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं विद फीचर्स लाइक लाइव क्लासेस, 1-to-1 mentorship, daily answer writing, success in prelims and mains crash course, 18 books across all subjects, interview guidance program, and the most unique feature, mains residential program, where Study IQ students clearing prelims 2024 will be called to Study IQ campus at no additional cost. नमस्कार, मैं हूं कृतिका मिश्रा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं डीकेटी प्लेटफॉर्म पर। मैंने ऑल इंडिया रैंक 66 इस बार यूपीएससी सीएसई एग्जाम में प्राप्त की है और साथ ही हिंदी माध्यम से ये देश में पहली रैंक है। बहुत सारे लोगों की ये प्रश्न आ रहे थे कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और इस परीक्षा को हिंदी माध्यम से किस तरह से पास किया जा सकता है और अच्छी रैंक लाई जा सकती है। तो मैं प्रयास करूंगी अपनी तरफ से कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में दिया जा सके। सर्वप्रथम अगर स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो सिलेबस है यूपीएससी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वही हमारे लिए गाइडिंग लाइट है। आप उसको डाउनलोड करके बार बार पढ़िए जब तक वो याद नहीं हो जाता है और डेली जब आप अपने टारगेट सेट करते हैं तो उससे पहले एक बार आप सिलेबस को अगर देख लेते हैं तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं आपकी दिशा को सही रखने में मदद करता है। और दूसरी बात स्ट्रेटेजी में जरूरी ये आती है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगातार फॉलो करते रहें, चाहे वो मेंस हो या फिर प्रीलिम्स हो। जब आप रात के समय एक बार अगर आधे घंटे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं तो आपकी जो तैयारी होती है वो सही दिशा में चलती रहती है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परीक्षा में उतरने से पहले अगर आप अपनी स्ट्रेटेजी या रणनीति को पहले से तैयार कर लेते हैं तो वो आपके लिए मददगार सिद्ध होगा, क्योंकि बिना स्ट्रेटेजी के आप इस साइकिल में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये एग्जाम 3 स्टेप्स में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ तीनों ही स्टेप्स की तैयारी साथ में करनी होती है और मेन फोकस हमें मेंस पर रखना है, आंसर राइटिंग पर रखना है, क्योंकि जो आपकी रैंक है वो मुख्यतः मेंस की परफॉर्मेंस से ही डिसाइड होती है। तो सबसे पहले मैं जिस पॉइंट को हाईलाइट करना चाहूंगी वो हमारी मेंस प्रिपरेशन है, उसकी तरफ चलते हैं और साथ ही आंसर राइटिंग में क्या स्ट्रेटेजी रखनी है उसको थोड़ा देखते हैं। मेंस के लिए मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि जो टाइम फ्रेम है तैयारी का, आपको प्रीलिम्स देने से पहले मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी प्रीलिम्स से पहले ही शुरू कर दें ताकि कहीं आगे प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो समय है उसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं। अगर सोर्सेज की बात की जाए, बुक लिस्ट की बात की जाए, तो हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि हमें अच्छा मटेरियल उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मेरी जो बुक लिस्ट थी उसको मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले GS 1 पेपर को लेते हैं तो उसमें आर्ट एंड कल्चर को देखा जाए तो एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स ये NCERT की बुक है और ये हिंदी में भी उपलब्ध है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए थे और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या कुछ चैप्टर्स हो सकते हैं जो कवर ना हो पा रहे हो तो नितिन सर की बुक है वो भी हिंदी में उपलब्ध है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप बुक फॉलो करने की बजाय अगर सिलेबस को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से अपने शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कहीं आपको लग रहा है कि किसी बुक में कोई टॉपिक कवर अच्छे से नहीं हो पाया है तो आप ऑनलाइन मीडियम्स की भी सहायता ले सकते हैं। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री की बात की जाए तो बिपिन चंद्रा सर की ओल्ड NCERT है, उसको आप थोरोली पढ़िए, बार बार पढ़िए और साथ ही स्पेक्ट्रम का भी आपको यूज करना है, क्योंकि स्पेक्ट्रम प्रीलिम्स के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी मददगार अधिक होती है। तो जहां आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ विषय छूट रहे हैं तो आप प्रीलिम्स के लिए स्पेक्ट्रम को भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उसको अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने एक बार पूरा पढ़ा था, तो
कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में एलिमिनेशन में भी हेल्प मिल जाती है। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसके लिए अर्जुन देव सर की एनसीईआरटी है, उसके मैंने बहुत ही शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। लगभग 10 पेजेस में मेरा पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट हो गया था। तो आप एक दो बार बुक को पढ़ करके बहुत ही क्रिस्प नोट्स उसके तैयार कर लीजिए, तो वो आपके लिए हैंडी रहेगा रिवीजन में जब हम मेंस लिखने जा रहे होते हैं उस समय। इसके अलावा अगर ज्योग्राफी की बात की जाए तो उसमें एनसीईआरटीज है 6th से 12th, और जो 11th 12th की एनसीईआरटी है वो ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार पढ़िए। साथ में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, वो आप जीसी लियोंग से भी कवर कर सकते हैं अगर आपको सुविधा हो, नहीं तो एनसीईआरटी इनफ है उसमें। साथ में मैपिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप आप 10 से 15 सेकंड में उसको जितना जल्दी ड्रॉ कर सकते हैं उसकी बार बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मेंस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ ज्योग्राफी सेगमेंट में ही नहीं, आप इसको यूज कर सकते हैं हिस्ट्री में भी। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि पिक्टोरियल ग्राफ यहाँ दिया जा सकता है तो आप मैप बनाने में जरा भी मत हिचकिचाइए। मैंने हिस्ट्री में भी इवन अगर कहीं पर जैसे आर्ट फॉर्म्स है तो उसको इंडिया के मैप पे अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो वो एक कैची लगता है और आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा उसमें गेन करने में मदद मिल जाएगी। इंडियन सोसाइटी की जहां तक बात है तो उसके लिए भी 11th 12th की एनसीईआरटी है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में ऑनलाइन मीडियम से मैंने सेगमेंट वाइज नोट्स बना लिए थे। आप वल्नरेबल सेक्शंस को लेते हुए कुछ नोट्स बना सकते हैं, जैसे सोशल जस्टिस को भी यहाँ अगर हम साथ में जोड़ देते हैं तो सोसाइटी और सोशल जस्टिस को साथ में लेते हुए हम इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो वो नोट्स आपको खुद तैयार करने पड़ेंगे। ऑनलाइन मीडियम्स बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको अच्छा मटेरियल मिल जाएगा, तो उससे आप अपने बहुत ही हैंडी क्रिस्प नोट तैयार करिए। अगर पेपर सेकंड की बात की जाए तो पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत उसको बार बार पढ़ना है, बहुत बार पढ़ना है। मैंने बहुत बार रिवीजन किया था एम लक्ष्मीकांत का। साथ में जो हमारी करंट अफेयर्स मटेरियल है उसको आप बुकलेट्स ले सकते हैं, आप मेंस 365 ले सकते हैं या फिर कोई और भी अगर उपलब्ध हो, और उसके भी बहुत ही बुलेट पॉइंट्स में आप नोट्स अगर बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी, क्योंकि 365 को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, थोड़ा बल्कि होता है। इसके बाद आईआर सेगमेंट आता है, वो भी आपको पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड ही तैयारी करनी है। आप जो हमारी सरकारी वेबसाइट्स हैं उनकी सहायता ले सकते हैं। साथ में संसद टीवी बहुत ही सहायक है आईआर सेगमेंट में, और आपको हमेशा भारत सरकार के पक्ष के साथ आईआर में जाना है। आपको किसी भी तरह से एक्टिविस्ट नहीं बनना है, आप भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अपना समय इधर उधर व्यर्थ ना करें और आईआर को बहुत ही स्ट्रेटेजिक वे में तैयार करें। इन सब के बाद मुझे लगता है कि इकोनॉमी में जब हम आते हैं तो मृणाल सर के नोट्स वो ना सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए बल्कि अगर आपका गुजराती माध्यम है, मराठी माध्यम है, तो मृणाल सर के नोट्स बहुत ही अच्छे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। मैंने उनको ही फॉलो किया था इकोनॉमी के लिए। साथ में जो हमारा बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है उसको अगर आप समरी ले लेते हैं तो बार बार समरी पढ़ लें। मैंने प्रीलिम्स के पहले भी और मेंस के पहले भी लगभग 2-3 बार इकोनॉमिक सर्वे की समरी पढ़ी थी। वो हिंदी में आसानी से उपलब्ध है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, किसी भी संस्थान की समरी आप ले सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट की बात की जाए तो मैंने शंकर आईएएस एक बार पढ़ी थी, वो आप एक बार देख लीजिए तो कहीं ना कहीं एक आइडिया अच्छा हो जाता है कि एनवायरनमेंट में क्या कैसे करना है। लेकिन जो मेन तैयारी है वो आपकी होगी करंट अफेयर्स बेस्ड। करंट अफेयर्स के लिए आप मेंस 365 ले सकते हैं। मैंने 2 साल की मेंस 365 एनवायरनमेंट की उनके नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए थे, तो वो मेरा वहां से पूरा तैयार हो गया था। इसके अलावा साइंस एंड टेक पूरी तरह से करंट अफेयर्स बेस्ड है। आप जनरल साइंस जो आसपास चल रहा है बस उस पर ध्यान रखिए, और बहुत सारी मैगजीन्स हैं जो अच्छे आर्टिकल्स निकालती हैं उन पर आप ध्यान रखिए। अगर आप 2-3 ऐसी साइट्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, तो उसके माध्यम से आप करंट अफेयर्स बेस्ड साइंस एंड टेक की भी तैयारी कर सकते हैं। और साथ में बुकलेट्स तो हैं ही, तो बुकलेट्स का आप शॉर्ट नोट्स जितना तैयार कर सकें वो आप तैयार कर सकते हैं। जो पेपर 4 है एथिक्स, उसके लिए मैंने एक तो जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशन एक डायरी में नोट की थी। 2 से 3 लाइन में हर टर्म को आप कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं और फिर उसको बार बार पढ़ के एक तरह से याद कर लीजिए। और उसके बाद
एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज वो बहुत इंपॉर्टेंट है एथिक्स के पेपर। तो उसके लिए मन की बात एक अच्छा सोर्स है। आप मन की बात जो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छी केस स्टडीज आती हैं, अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन एक जगह उनको अगर साल भर एकत्रित करते रहते हैं तो लास्ट में वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एग्जाम हॉल में क्या करना है, उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। पेन कौन सा यूज करना है, ये प्रश्न बहुत आता है। तो मुझे लगता है कि आप जेल पेन का यूज करें, वो थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपकी आदत है डॉट वगैरह से लिखने की, तो आप अपने हिसाब से वो डिसाइड कर सकते हैं। मैंने जेल पेन का ही यूज किया था और मैंने ब्लैक एंड ब्लू दोनों पेन्स का यूज किया था। अगर आप चाहें तो जो डायग्राम्स हैं उनको ब्लैक से बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साथ में जब मेंस आंसर राइटिंग आप एग्जाम हॉल में कर रहे हैं तो उसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लो चार्ट्स का यूज करना, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स का यूज करना, ये बहुत जरूरी है। और ये आपको तभी आएगा जब आपने पहले से वो जो नोट्स तैयार कर रखे हैं, जो आंसर राइटिंग कर रखी है, उसमें आपने इन सबको इनकलकेट किया हो। तो वहाँ एग्जाम हॉल में आपको याद आता रहता है कि हाँ, इस सब्जेक्ट पर ये डायग्राम मेरा तैयार है या ये मैप तैयार है, और उसको आप विद इन सेकेंड्स वहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मेंस आंसर राइटिंग हो गई। अब हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं प्रीलिम्स पर। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि जो मेंस के सोर्सेज हैं उससे बहुत ज्यादा अलग नहीं है, बस अपनी अप्रोच को थोड़ा सा अलग करना है। जब आप PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे प्रीलिम्स के, तो आपको समझ आएगा कि एलिमिनेशन टेक्निक प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करती है। हालांकि यूपीएससी कैन बी ट्रिकी, तो आपको अपना थोड़ा स्मार्टनेस वहां पर रखनी है, एग्जाम हॉल में अपना धैर्य बनाए रखना है। प्रीलिम्स के लिए जो बुक लिस्ट है वो तो सेम ही है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो उसको सॉल्व करने से ज्यादा समय उसको एनालाइज करने में दीजिए। जब आप एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे नए पॉइंट्स हैं जो आपके तैयारी में जुड़ते जाएंगे। तो मेरा ये रहता था कि सॉल्यूशन जो होता था मॉक टेस्ट का, उसको मैंने मेन माना, उसको हाईलाइट किया। और एनालिसिस में अगर 3 घंटे जा रहे हैं तो फिर उसके बाद मैंने आधे घंटे में उसका रिवीजन भी किया 2-3 बार। तो अगर आप 20 मॉक टेस्ट ले रहे हैं तो 20 लीजिए, लेकिन उसको बहुत गंभीरता के साथ रिवाइज करिए, क्योंकि मॉक टेस्ट को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वही आपके प्रीलिम्स में स्कोर को आगे बढ़ाएगा। डेली मेरा शेड्यूल क्या रहता था और मैंने पूरे वर्ष भर कैसे तैयारी की, तो मैं इस बारे में बताना चाहूंगी कि आप जब कोई सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो कोशिश करें कि दिन में 2 सब्जेक्ट से ज्यादा कवर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मेरे साथ ये होता था कि पेस बनाने में ही मेरा लगभग 1 से 1.5 घंटा चला जाता था। तो अगर मैंने एक सब्जेक्ट उठाया है तो मैं कोशिश करती थी कि पूरे दिन मैं उसको ही समय दूं और उसको ही बहुत सारे सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज से PYQs के साथ पढूं और कवर करने की कोशिश करूं। तो आप भी ये देख सकते हैं कि आप 3 से 4 सब्जेक्ट 2-2 घंटे पढ़ रहे हैं, उसकी बजाय ये मेरी स्ट्रेटजी या ये ट्रिक यूज कर सकते हैं कि आप एक सब्जेक्ट को फोकस में रख करके एक दिन उसको पूरा दें, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट होता है इतनी जल्दी स्विच करना सही नहीं रहता है। जब आप तैयारी कर रहे हैं उस समय आप आसानी से एक सब्जेक्ट को फोकस में रख करके दिन भर तैयारी करें। इंटरव्यू के लिए मैंने बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मॉक टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, साथ में करंट अफेयर्स की कुछ क्लासेस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से ली थी। और डैफ की प्रिपरेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ऐसे में आप भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या फिर अपने किसी सीनियर से थोड़ा एडवाइस ले करके अपने डैफ को बहुत अच्छे से तैयार करें। उसमें जो भी टर्म्स आप यूज कर रहे हैं वो एक तरह से आपका फेस है बोर्ड के सामने, तो आप उसको जितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर जो आपकी प्रिपरेशन है उसको भी पूरी तरह से डैफ बेस्ड रखें। अगर आपने कोई अपनी हॉबी, जैसे मैंने अपनी हॉबी अगर क्रिएटिव राइटिंग रखी है, तो मेरा जो रियल इंटरव्यू था यूपीएससी बोर्ड में, उसमें क्रिएटिव राइटिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। मेरा बालश्री अवार्ड था तो उससे भी चेयरपर्सन मैम ने क्वेश्चंस पूछे। तो जब आप अपनी डैफ को तैयार कर रहे हैं तो उसके एक एक टर्म की पूरी नॉलेज आपको होनी चाहिए। कहीं से भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने डैफ में कुछ भी ऐसे ही लिख दिया।
तो डेफ बेस्ड आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन होगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉक्स हेल्प करेंगे आपकी अगर मॉक बोलते समय किसी तरह की इशू आ रहा है या कोई बात है तो वो आपको मॉक से पता चल जाएगा। तो आप अगर 2-3 मॉक्स दे देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो हेल्प हो जाती है। और साथ में जो एडवाइस है विशेष रूप से जो हमारी फीमेल एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए, कि कहीं से भी आप डरिए नहीं, अपने साहस को बनाए रखिए। समाज में हमारे लिए जो चुनौतियां हैं वो तो है ही, लेकिन अपने संकल्प से, अपने साहस से आप उन चुनौतियों को पार करिए। और जिस तरह से इस बार भी बहुत सारी टॉपर्स हैं जो फीमेल हैं, उससे प्रेरणा ग्रहण कीजिए और इस परीक्षा को पास करने में अपनी पूरी मेहनत दीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और इस बार सिविल सेवा की परीक्षा में मुझे 89 रैंक प्राप्त हुआ है। सिविल सेवा परीक्षा में ये मेरा चौथा प्रयास था और इससे पहले तीसरे प्रयास में मेरा चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ था और इस वर्ष मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित हुआ। तो प्रीलिम्स का जहां तक संदर्भ है तो प्रीलिम्स को लेकर जो स्टडी मटेरियल है वो बहुत सीमित होने चाहिए तथा उसका आपको ज्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। जहां तक मेरा मटेरियल था तो सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो पॉलिटी के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत पढ़ा था, इकोनॉमी के लिए मैंने जो क्लास नोट्स थे वो पढ़ा था, इसके अलावा राव आईएएस की कंपास मैगजीन आती है वो पढ़ा था और विवेक सिंह की 500 प्लस क्वेश्चंस की एक हैंडआउट आती है उसको मैंने सॉल्व किया था। इन्वायरमेंट के लिए मैंने दृष्टि आईएएस की कुछ बुक पढ़ा था, उसके अलावा करंट अफेयर जो मैगजीन होती है उसको फॉलो किया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने अपने क्लास नोट्स को फॉलो किया था और फिर उसको करंट के साथ कवर किया था। हिस्ट्री के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री थी उसमें मैंने स्पेक्ट्रम को पढ़ा था क्लास नोट्स के अलावा। एंशिएंट मेडाइवल में मैंने ओल्ड एनसीईआरटी को पढ़ा था और आर्ट एंड कल्चर मैंने सिर्फ अपने क्लास नोट से कवर किया था। इसके अलावा ज्योग्राफी मेरा चूंकि पहले 2 अटेम्प्ट में ऑप्शनल था तो इस वजह से मैंने वहां से कवर कर रखा था। इसके अलावा मैपिंग मैंने कंप्लीट किया था, वो एटलस की मैगजीन से मैंने कवर किया था। तो ये लगभग रिसोर्स हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें कि प्रीलिम्स में किस तरीके की समस्याएं आती है तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि लोग क्वेश्चंस को सही ढंग से टैकल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम कितना भी पढ़ के जाए हमें 30-35 से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर एग्जाम में पता नहीं होता है। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका जो गेस वर्क है, जिसे हम लॉजिकल गेस कहते हैं या एलिमिनेशन की बातें करते हैं, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हालांकि 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ उसमें एलिमिनेशन को ऊपर मतलब जो तकनीकें थी वो काफी समस्याएं हैं, क्योंकि जो भी यूपीएससी का पैटर्न था वो 23 में काफी चेंज हुआ है। बट फिर भी अगर आप गेस वर्क अच्छा करते हैं, लॉजिकल गेस अच्छा करते हैं, तो आपकी जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की संभावना है वो काफी बढ़ जाती है। इसको लेकर कई सारी रणनीति होती है जिसके लिए आपको सबसे जरूरी होता है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करें और उससे आपको बेटर आइडिया मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो ओनली, ऑल इस तरीके के एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो ज्यादातर केस में गलत होने की संभावनाएं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक यूपीएससी ने सवाल पूछा था 64 योगिनी मंदिर को लेकर कि केवल एकमात्र, उसमें एक स्टेटमेंट था कि यह केवल एकमात्र गोलाकार मंदिर है। तो आप बेसिक लॉजिक्स और कॉमन सेंस भी यूज करो तो इंडिया में इतने सारे मंदिर हैं तो एक होने की संभावनाएं कम हो जाती है, तो आप उसे गलत मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन करते हैं। एक दूसरा पक्ष प्रीलिम्स में सीसेट का है जो काफी पिछले 3-4 सालों में डिफिकल्ट होता जा रहा है। क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आता हूं तो मैथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं रहा है। ऐसे में मैंने क्या किया था कि कॉम्प्रिहेंशन पर प्रैक्टिस करता था और उसमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, तो मैं 17-18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो वहीं से करेक्ट कर लेता था। उसके अलावा मैथ रीजनिंग प्रिपेयरिंग जो मेरी निर्भरता थी थोड़ी कम होती थी। तो सीसेट को लेकर वैसे स्टूडेंट जिनकी मैथ रीजनिंग अच्छी है वो भी अभी क्या है कि मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन पे जरूर फोकस करें। और जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो कॉम्प्रिहेंशन को प्रायोरिटी देने के साथ साथ जो आपकी बेसिक मैथमेटिक्स है, जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, उसको आपको कवर करना होगा। आप सीसेट को एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में नहीं देख सकते जो लास्ट 1 महीने पढ़ा जाएगा या कुछ पेपर सॉल्व करके हो जाएगा। अभी आपको सीसेट में भी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही एफर्ट डालने होंगे। तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट से आप बुक लेकर भी जो अलग अलग जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे रीजनिंग में सिलोजिज्म होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिक्स में बात करें तो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, एवरेज है, जिससे सवाल ज्यादा रिपीट होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। अब हम एग्जाम के जो दूसरा स्तर है, जो मेंस है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं सोर्स अपना बता देता हूं।
GS1 जो स्टैटिक पार्ट है काफी हद तक उसको लेकर मेरी जो थी, उसमें हिस्ट्री को लेकर मैंने अपना क्लास नोट्स फॉलो किया था। ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था पहले, तो उसके नोट्स जो थे उससे मेरा कवर हो गया था। सोसाइटी को लेकर मैंने क्लास नोट्स के साथ साथ अपने कुछ नोट्स भी बनाए थे, जो मैंने अलग अलग जो प्रिंटेड मटेरियल, जैसे विजन की प्रिंटेड मटेरियल होती है या फिर कुछ अन्य जगह से गूगल वगैरह करके फिर मैंने अपने कुछ नोट्स तैयार कर लिए थे या उसको वैल्यू एडिशन किया था। GS2 में जो पॉलिटी का पक्ष है वो, उसमें मैंने क्या किया था कि लक्ष्मीकांत के कुछ इश्यूज जो हैं जो मेंस में पूछे जा सकते हैं उसको कवर कर लिया था। इसके अलावा विजन 365 जो मैगजीन आती है उसमें मेंस से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स होते हैं जो आपको लगता है पूछे जा सकते हैं उसको मैंने तैयार किया था। इसके अलावा जो मैंने क्या किया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट से संबंधित कैसे मुद्दे हो सकते हैं, जैसे राज्यसभा की क्या प्रासंगिकता है, दल बदल कानून है, स्पीकर की भूमिका है, तो ये और इश्यूज हैं जिसपे ज्यादातर मेंस के सवाल बनते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इसको देखा समझा और उस पर अपना एक शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था। तो इस तरीके से मैंने पॉलिटी को कवर किया था। गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को लेकर मैं थोड़ा सा क्लास नोट्स को कवर किया था और बाकी की चीजें करंट अफेयर के जो मैगजीन्स थे उससे मैंने कवर किया था। इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, चूंकि ये पूर्णतः डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो आप न्यूज़पेपर के साथ साथ जो विजन 365 मैगजीन आती है अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो आपका जो आईआर का एरिया है वो कवर हो जाएगा। अगर हम GS3 की बात करें तो GS3 सबसे डायनेमिक सब्जेक्ट हो जाता है जो काफी हद तक करंट अफेयर्स के आसपास घूमता रहता है। इसमें आप इकोनॉमी के लिए कोई एक अच्छे क्लास नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं जिससे आपका बेसिक एरिया कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो भी इश्यूज, जितने भी टॉपिक सब टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं जैसे ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आप एक अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए या फिर अगर वो आपके क्लास नोट्स में है तो आप वहां से उसको कवर कीजिए। तो आपके जितने भी 10 टॉपिक दिए गए हैं उसमें अलग अलग जो सब टॉपिक्स हैं उसके ऊपर आपके पास पॉइंटर्स तैयार होने चाहिए जिसका यूज आप आंसर में करिए। इसके साथ साथ जो मैगजीन्स आ रहे हैं उससे आप काफी हेल्प ले सकते हैं GS3 के इकोनॉमी को तैयार करने के लिए। इसके अलावा अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में भी जो क्वेश्चंस हैं मूलतः करंट अफेयर के आसपास आते हैं, जैसे कि इसमें COP 26 को लेकर पूछा गया हो या वन वर्ल्ड वन ग्रिड, तो इस तरह के सवाल काफी हद तक करंट अफेयर्स के आसपास घूमते हैं, तो आप उसको वहां से कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो बेसिक्स किताब पढ़ी है, चाहे वो आप दृष्टि की कुक बुक हो या फिर शंकर IAS की किताब हो, उससे भी आप जो स्टैटिक वाला इन्वायरमेंट का एरिया है उसको कवर कर लीजिए। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो काफी हद तक रिपीटेड होता है, तो या तो इसमें आप एक किताब आती है अशोक सिंह की, उसको पढ़ सकते हैं। मैंने हालांकि ये किताब नहीं पढ़ा था, मैंने क्लास नोट्स के साथ साथ जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं उस पर नोट्स अपने बना लिए थे, क्योंकि सवाल लगभग रिपीट होते हैं। जैसे नक्सलिज्म का सवाल हर दूसरे साल पूछा गया है, साइबर सिक्योरिटी का सवाल पिछले कई सालों से लगातार आ रहा है, तो आप उस तरीके से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आधार बना के अपनी जो नोट्स हैं या फिर क्वेश्चंस हैं उसको तैयार कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए मैंने जो विजन की एक प्रिंटेड मटेरियल आता है उसका यूज किया था। इसके साथ एक टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो मैंने क्लास नोट्स और करंट अफेयर की जो मेंस 365 है उससे कवर किया था। GS4 एथिक्स का जो पेपर है उसको लेकर जो मेरा मटेरियल था वो था कि जो दृष्टि की जो क्लास नोट्स होती है उसके साथ जो मटेरियल्स वगैरह मिलती है उसको मैंने पढ़ा था, और फोरम IAS की एक रेड बुक आती है एथिक्स की जो इंग्लिश में है, तो उसको मैंने पढ़ के अपने नोट्स में उससे कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे और इन दोनों को मैंने कंपाइल किया था। इसके अलावा अलग अलग जो पर्सन्स होते हैं उनके जो एग्जांपल्स होते हैं कि अलग किसी सिविल सर्वेंट्स ने क्या किए हैं, तो उसको मैंने अलग से कोटेशन और इस तरह की चीजों को एक तैयार कर लिया था। तो ये मेरा कुल मिलाकर पूरा जो GS के 4 पेपर्स को लेकर सोर्स रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इससे में क्या होता है कि आजकल जो है वो काफी हद तक जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट जो टॉपिक्स हैं, जो अमूर्त विषय है उससे जुड़े हुए निबंध पूछे जा रहे हैं। ऐसे में व्यक्ति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि वो विषय को समझ ही नहीं पाते। तो आपको प्रैक्टिस शुरू करनी होगी और सबसे पहले जो निबंध है उसका सही इंटरप्रिटेशन क्या है उसके ऊपर फोकस कीजिए। जैसे अगर इस बार एक सवाल पूछा गया कि जहाज बंदरगाह पर सुरक्षित होता है पर वह इसके लिए होता ही नहीं, तो इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि कोई भी चीज जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेगी तभी वो कुछ अच्छा कर सकती है। कोई भी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में सेफ है, कोई भी संस्था सेफ है, परंतु उसका मूल उद्देश्य तो नहीं। अब आप इसको कई चीजों से जोड़ सकते हैं, बुद्ध की कहानी से जोड़ सकते हैं, किसी देश की कहानी से जोड़ सकते हैं, किसी व्यक्ति की कहानी से जोड़ सकते हैं। तो इससे में सबसे जरूरी अमूर्त विषय में यह होता है कि आप उसका सही सही इंटरप्रिटेशन करिए।
फिर एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखने के लिए आप एनेक्डोट या जो छोटी कहानियां होती हैं उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी एस्से को लिखते हुए बुद्ध की कहानी से शुरू किया था कि बुद्ध एक राजा के रूप में बहुत सुरक्षित होते, परंतु वो सिद्धार्थ से बुद्ध कभी बन ही नहीं पाते अगर वो उस चीज को नहीं अपनाए होते, उस स्ट्रगल्स को नहीं अपनाए होते। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हिंदी माध्यम में कविताएं काफी आपके पास उपलब्ध होती हैं। उन कविता और कोटेशंस जो है उसका प्रयोग अपने एस्से में आप ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। निबंध लिखते वक्त एक चीज बहुत प्रमुखता है कि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपके निबंध में एक फ्लो होना चाहिए। निबंध पढ़ते हुए बोझिल नहीं लगना चाहिए। बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव निबंध लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, परंतु एग्जामिनर को पढ़ते वक्त वो बोझिल नहीं लगना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है एस्से में। इसके साथ साथ जो आपका कंक्लूजन होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। उसके अंतर्गत आपकी एस्से का एक सार आ जाना चाहिए। और अगर आप किसी बहुत प्रसिद्ध उदाहरण या फिर कोई पैराग्राफ है जो बात महत्वपूर्ण है उसके साथ अगर अंत करते हैं तो उसकी प्रभावशीलता जो है वो बढ़ जाती है। जहां तक इंटरव्यू को लेकर सवाल है तो इंटरव्यू को लेकर जो है मैंने जो तैयारी थी उसमें वही होता है कि आप जो डेप्थ है उसको सेंटर में रख के हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। और उसके अलावा मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज दिए थे, अलग अलग कोचिंग्स में जाकर मैंने मॉक इंटरव्यू दिए थे और वहां से मुझे गाइडेंस मिला था। क्योंकि मेरे पहले 2 अटेम्प्ट्स में इंटरव्यू में स्कोर भी नहीं थी, तो इस बार मैंने थोड़ा सा और अपनी जो प्रैक्टिस को बढ़ाया था। तो जहां तक इंटरव्यू का प्रश्न है तो वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। तो जो भी आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए पक्ष हैं उसको आप बेहतर ढंग से करिए। जैसे आपकी जो हॉबीज हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। इसके अलावा जो आपका सिटिंग मतलब कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है जैसे सिटिंग पोस्चर, आपका हैंड मूवमेंट, ये सारी चीजों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कई सारी चीजें जो है इंटरव्यू में आपकी स्थिति को निर्धारित करती है। एक सवाल ये होता है कि क्या कोचिंग आवश्यक है या आपने कोचिंग किया था। तो मैं जब दिल्ली आया था तो चूंकि मेरे पास गाइडेंस नहीं था तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक कोचिंग में एडमिशन लिया था और मैंने जीएस और ऑप्शनल दोनों के लिए ही कोचिंग किया था। तो कोचिंग मैंने किया था परंतु ये आवश्यक नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छे रैंक्स लाते हैं और वो सेल्फ स्टडी के साथ प्रिपरेशन करते हैं। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आप कोचिंग करना चाहते नहीं। अनिवार्यता बिल्कुल नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इससे आपके सिलेक्शन पे बहुत अधिक कोई प्रभाव नहीं होगा। इसी के साथ मैं जो है अपना बात समाप्त करूंगा। बस वो जो भी लोग देख रहे हैं और अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको लेकर मेरा मैसेज है कि यूपीएससी एक थोड़ी लंबी जर्नी है। तो आपके अंतर्गत एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए और हार्डवर्क करने की वो होनी चाहिए। आप बहुत ज्यादा एग्जाम में तनाव लेने से बचिए। आप केवल अपने वर्क जो कर्म है ना उस पर फोकस करिए। अगर आप सही तरीके से सही दिशा में मेहनत करेंगे तो आपकी जो सफलता की संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। मैं डेली नॉलेज ट्रैक का धन्यवाद करना चाहूंगा कि वो इसके माध्यम से मुझे आप एस्पिरेंट के साथ जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म प्रदान। नमस्कार, मेरा नाम गगन सिंह मीना है। इस वर्ष यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 में मुझे 120वीं रैंक प्राप्त हुई है। इससे पहले लास्ट ईयर मुझे आईपीएस हरियाणा कैडर आवंटित हुआ था। इस वर्ष और लास्ट ईयर मेरे हिंदी मीडियम में जीएस पेपर 2 है, उसके अंतर्गत काफी अच्छे मार्क्स थे। लास्ट ईयर 106 मार्क्स थे और इस बार मुझे 118 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। तो मैं जीएस पेपर 2 में आप कैसे बेहतर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके संबंध में मेरी क्या रणनीति रही थी, इसके संबंध में आपसे चर्चा करूंगा। जीएस पेपर 2 एक स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर बेस्ड पेपर है। इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 में पहला पॉलिटी से के क्वेश्चन रहते हैं, सेकंड इसमें गवर्नेंस के क्वेश्चन रहते हैं, थर्ड इसमें सोशल जस्टिस के क्वेश्चन रहते हैं और फोर्थ इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन होते हैं। मेन चीज इसमें ये होती है कि यूपीएससी ने जितना भी सिलेबस दिया हुआ है उस सिलेबस के आप अपने खुद के नोट्स हो या फिर आपने कहीं पे कोचिंग की गई है तो उस कोचिंग के आपके पास उसके बेसिक नोट्स हो, चाहे वो पॉलिटी हो, गवर्नेंस हो, सोशल जस्टिस हो और इंटरनेशनल रिलेशन हो। पॉलिटी के क्वेश्चनों के अंतर्गत आपके खुद के नोट्स है, उन नोट्सों को आपको किस तरीके से उसमें और अधिक वैल्यू एडिशन करना है वो इसमें काफी अधिक इंपॉर्टेंट रहता है। वैल्यू एडिशंस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे आर्टिकल्स है, अलग अलग कमिटीज बनी हुई है, अलग अलग कमीशंस है, अगर कोई उस संबंध में रिपोर्ट्स आई है, इन सारी चीजों का अगर हम आंसर में उपयोग करते हैं तो हमारे आंसर है उसका वैल्यू एडिशन काफी अच्छे से हो सकता है। इन सारी चीजों को और आप कैसे अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो तो उसके लिए आप डायग्राम्स है,
फ्लो चार्ट्स है, इन सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं यूपीएससी ने अपनी जो पॉलिटी में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, और उस सिलेबस में मैंने पहले से ये सारी चीज में डिसाइड करके गया था कि कौन सी इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें मुझे ये सारी चीज डेफिनेटली लिखनी ही है। जैसे संघ और राज्य के कार्य और उत्तरदायित्व, तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे फेडरलिज्म से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें मैंने हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 है, उसमें दिया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो हमारे आर्टिकल 1 का यहाँ पर जिक्र करना है। उसके अलावा संघवाद जो फेडरलिज्म है उसके लिए पूंजी आयोग बना है, सरकारी आयोग बना है, और सुप्रीम कोर्ट के इस संबंध में जो जजमेंट है जिसमें उसको संघवाद को बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है, उसको भी यहाँ पे मैंने लिखना है। ये सारी चीज मैं पहले से तैयार करके गया था। और इसके अलावा संघवाद के संबंध में क्या क्या चुनौतियां हैं, चाहे वो राज्यों के बीच में हो, केंद्र या राज्यों के बीच में हो, या फिर पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, या फिर जो सोशल प्रॉब्लम रही हो, या राज्यों की जो जनसंख्या के आधार पर कुछ संघवाद के रिलेटेड इश्यू रहा हो, तो ये कुछ ऐसे इश्यू जो प्रीवियस इश्यू रहे हैं और कुछ ऐसे इश्यू जो अभी करंट के टॉपिक्स रहे हैं। जैसे जीएसटी से रिलेटेड इश्यू था, आर्टिकल 131 से रिलेटेड इश्यू था। उसके अलावा कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को जो फाइनेंशियल कमीशन था उसके संबंध में भी शिकायत थी। तो ये सारी चीज पहले से आप तैयार करके जाओ कि अगर संघवाद का क्वेश्चन अगर आएगा तो उनमें हमको ये सारे पॉइंटों को इंक्लूड करना है। उसके अलावा कंक्लूजन्स है, तो कंक्लूजन्स में आप इस टाइप की थीम्स रख सकते हो कि कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये जो हमारा सरकारी पूंजी आयोग बना था उसने ये टर्म को दिया था, और उसके साथ ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत, न्यू इंडिया, इस टाइप के कुछ स्टैंडर्ड टर्म है, उन स्टैंडर्ड टर्मों का हम कंक्लूजन में उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे इसमें कुछ हमारे जो आर्टिकल्स है, जैसे शक्तियों का पृथक्करण, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, ये सिलेबस में टर्म्स डिफाइन की हुई है। तो इस टर्म को हम कैसे अच्छे से आंसर में और किस तरीके से वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, तो सबसे पहले संविधान के कौन से आर्टिकल में शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में चर्चा की गई है, तो उससे हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंडिया की शक्तियों का पृथक्करण कैसे होगा कि इंडिया के अंतर्गत जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से अलग है, लेकिन यूएसए के अंतर्गत जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका इन तीनों अलग अलग है। तो इस तरीके से हम एक छोटा डायग्राम बना के दिखा सकते हैं। शक्तियों के पृथक्करण के संबंध में कहां पे तीनों के बीच में ओवरलैप होता है, तीनों के बीच में क्या क्या कॉमन है, इसके संबंध में भी हम चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही जैसे संसद और राज्य विधानमंडल से उनकी शक्तियां है, इन सब की चीज भी हम संसद के वर्तमान में कौन कौन से रिसेंट एग्जांपल्स रहे हैं, संसद को और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है, उसकी भी हमें चर्चा करनी चाहिए। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन में जो यूके का मॉडल्स है उस मॉडल्स को मैंने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिखा था कि यूके में जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बनता है तो उसके बाद जो पार्टी होती है उस पार्टी से वो इस्तीफा दे सकता है। तो इस टाइप की जो बेस्ट प्रैक्टिस है उन बेस्ट प्रैक्टिस का आप उपयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप जो कार्यपालिका के संबंध में जैसे यूके की एक शैडो कैबिनेट है उसका भी आप अपने आंसर में अच्छे से उपयोग कर सकते हो। तो ये सारी चीज ऐसी है कि अगर हमने पहले से ही तैयार की हुई है तो इनको हम आंसर में अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नेंस, तो गवर्नेंस में जैसे प्रेशर ग्रुप्स है, सिविल सोसाइटी है, फॉर्मल्स इनफॉर्मल्स ग्रुप्स है, और उसके अलावा एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और कुछ जो बॉडीज है उन ये सारी चीज दी हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर कोई क्वेश्चन सिविल सोसाइटी का, सेल्फ हेल्प ग्रुप का या फिर एनजीओ का आता है तो इसके संबंध में जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन का हमें उपयोग करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया था तो उसमें मैंने लिखा था कि विश्व बैंक के अनुसार 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो लोगों के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए काम करता हो उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाता है। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन का उपयोग करते हो तो उसमें आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बेहतर हो जाता है। और इसके साथ साथ ही इनमें जो एग्जाम्पल्स है उनका उपयोग हमें करना चाहिए। जैसे एनजीओ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप है, तो अलग अलग टाइप के प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। कुछ किसानों के रिलेटेड प्रेशर ग्रुप है, कुछ उद्योग से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप है, कुछ राजनीति से रिलेटेड प्रेशर ग्रुप है, या फिर कुछ जो जाति आधार पर प्रेशर ग्रुप बने हुए हैं। तो अगर हम प्रेशर ग्रुप के साथ साथ उनके एग्जाम्पल्स भी वहां पर लिखते हैं
तो हमारे जो आंसर है उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो काफी अधिक बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए जैसे क्वेश्चन सेल्फ हेल्प ग्रुप का आया था, तो उसमें मैंने 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम लिखे थे, जैसे लिज्जत पापड़ है, निर्भया बहानी है, कुदुम श्री है, जीविका है, सेवा है और आजीविका है, गुलाबी गैंग है। तो ये सारे लिज्जत पापड़ है। तो ये सब प्रेशर ग्रुप के मैं नाम लिखने के बाद अगर कोई एक पर्सन कैंडिडेट ऐसा है कि जो प्रेशर ग्रुप के नाम नहीं लिखने के बिना सारी चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है और एक मैं अपने आंसर की ऑथेंटिसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इस टाइप के एग्जांपल्स का उपयोग कर रहा हूं, तो डेफिनेटली फिर वो मुझे या फिर इस टाइप का जो आंसर लगता है उसमें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ ही कुछ बेस्ट प्रैक्टिस, जैसे उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा एक मिशन शक्ति प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बांग्लादेश सरकार की जो माइक्रो फाइनेंस है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड वो काफी अधिक पॉपुलर है, जिसमें मोहम्मद हुसैन। तो इन सारी चीजों का हम जगह अपने आंसर के अंतर्गत करेंगे तो उसका डेफिनेटली काफी अधिक फायदा होता है। गवर्नेंस में एक टॉपिक आता है ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के ऊपर जनरली क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे इसके फायदे के बारे में पूछा हो या फिर वर्तमान में इसका क्या पोटेंशियल है या फिर चुनौती है, इन सब के बारे में। तो ई गवर्नेंस की हम डेफिनेशन खुद की लिखने की बजाय भारत सरकार की या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जैसे विश्व बैंक ने इसमें क्या डेफिनेशन दी है उस डेफिनेशन को लेके एक छोटा सा डायग्राम बना दे कि कैसे ई गवर्नेंस हमारी चीजें है उनको और आसान कर रहा है और ई गवर्नेंस के संबंध में सरकार के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव अभी लिए जा रहे हैं, क्या क्या उसमें चुनौती आ रही है, उन चुनौतियों को हम किसी रिपोर्ट के माध्यम से या फिर कोई फैक्ट या डेटा के माध्यम से उनको ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करें। और इसके साथ कुछ राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस है उन सबको भी हम यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। जैसे राजस्थान सरकार का एक एसएसओ पोर्टल्स है, जन सूचना पोर्टल्स है, ये सारे पोर्टल्स ऐसे हैं कि वो ई गवर्नेंस के क्षेत्र में राज्यों ने काफी अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। तो राज्यों की जो बेस्ट प्रैक्टिस और उनके जो अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है उनको हम जो गवर्नेंस के क्वेश्चन है उनमें उपयोग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो थर्ड टॉपिक है इसमें जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस और जो सोसाइटी है उसमें जो काफी सारी चीज है वो ओवरलैप होती है, लेकिन कुछ जैसे इसमें टॉपिक्स दिए हुए हैं कि कमजोर वर्गों के लिए सरकार की कल्याणकारी योजना है। तो इसमें जनरली जो पुरानी स्कीम्स है उनके बारे में नहीं पूछा जाता है, जो वर्तमान की जो करंट स्कीम्स है सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही है उनके संबंध में ही जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जैसे एक क्वेश्चन आता है गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे। तो गरीबी और भूख से संबंधित मुद्दे में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अगर कोई क्वेश्चन गरीबी का है तो इसमें हम जैसे तेंदुलकर कमेटी थी और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा एक मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जाता है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो उन सब का भी यहाँ पे हमें जिक्र करना चाहिए। उसके अलावा सरकार ने इसके लिए कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, गरीबी में हम आजादी के टाइम में हमारे यहाँ पे कितनी गरीबी थी, वर्तमान में कितनी गरीबी है। यूएनडीपी ने कुछ डेटा रिलीज किए कि 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से बाहर निकाल दिया है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे कुछ जो हमारे एसडीजी गोल्स है जैसे एसडीजी 1, एसडीजी 2, ये गरीबी और भूख से संबंधित है। तो इन सब का भी यहाँ पे हमें उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर इस टाइप की चीजों अब ये सारी चीज मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने पहले से ये तैयार कर लिया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसमें मुझे इस एसटीजी को लगाना है, इस टाइप के क्वेश्चन में मुझे इस रिपोर्ट्स को, इस कमेटी को, इस डाटा को इंक्लूड करना है। तो ये सारी चीज आपको पहले से तैयार है तो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं होती है और आप वहां पर सीधा उसको उपयोग कर सकते हो। इसमें कुछ जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये सारे चीज जो हमारे सोशल जस्टिस है उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो इन सारी चीजों में भी आप यही कर सकते हो कि शिक्षा के लिए और जैसे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या क्या टारगेट्स रखे गए हैं, वर्तमान में हमने जो एजुकेशन में हम कितना % और जीडीपी इसमें इन्वेस्ट करते हैं और दूसरे देश जैसे इजराइल है, यूएसए है, चीन है, इसमें कितना % इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम ग्राफ के माध्यम से शो कर सकते हैं डायग्राम्स में। ऐसे ही हमारी जो न्यू हेल्थ पॉलिसीज है, कोरोना के बाद हमने हेल्थ के सेक्टर में क्या क्या और इंप्रूवमेंट किए गए, वन हेल्थ कॉन्सेप्ट से है, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो लाइफ कॉन्सेप्ट दिया गया है, जैसे वन अर्थ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो ये सारी चीजों को हमें आंसर में इंक्लूड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जीएस पेपर 2 का जो लास्ट टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल रिलेशन से फिक्स है कि 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
9वां 10वां और 19वां 20वां ये क्वेश्चन लगभग फिक्स है। बट इंटरनेशनल रिलेशन में मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैंने कोई बेसिक बुक पढ़ने की बजाय जो करंट अफेयर की जो एक मैगजीन्स थी उस मैगजीन्स के माध्यम से मैंने कौन कौन से टॉपिक्स वर्तमान में इश्यू में है उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार किया था। इसमें जैसे भारत और उसके पड़ोस है, तो पड़ोस में हमने एक एक पड़ोस देश के संबंध में हमारे क्या चैलेंजेस है, सरकार के द्वारा क्या स्कीम्स चलाई जा रही है, हमारी उसके अंतर्गत क्या पॉलिसी रही है। जैसे अगर कोई पड़ोस का क्वेश्चन आए तो वहां पे हमें नेबरहुड फर्स्ट है, पंचशील सिद्धांत है, तो ये सारी चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए। उसके अलावा सरकार के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है उन ग्रांटों का भी हमें उपयोग करना चाहिए। दूसरा, इसमें अलग अलग जो ग्रुप्स है उन ग्रुप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चनों की प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। जैसे जो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर जो द्विपक्षीय फिर बहुपक्षीय समूह है, इनके संबंध में यूपीएससी जनरली क्वेश्चन पूछती है। जैसे एक बार यूपीएससी ने क्वाड का क्वेश्चन पूछा, उसके अगले साल यूपीएससी ने ऑकस का क्वेश्चन पूछा और इस बार यूपीएससी ने I2U2 का क्वेश्चन पूछा। तो जनरली हम देखेंगे कि 3-4 साल और एक एससीओ का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं कि यूपीएससी ने जो नए नए समूह बनते हैं उनके ऊपर जनरली यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। तो हम भी इस टाइप के कोई क्वेश्चन है उनके ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। जैसे वर्तमान समय में WTO है, G20 है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है। तो ये सारी चीज ऐसी है कि अभी वर्तमान में इश्यू में है, तो इस बार अगर हम एग्जाम देने जाए तो इन सारी चीजों के ऊपर हम पहले से ही अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डीकेटी। मेरा नाम नारायण उपाध्याय है। मैंने यूपीएससी में 378वीं रैंक प्राप्त की है और ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहली बात मैं जीएस के बारे में बताना चाहूँ, जिसमें मेरा जो है स्कोर 421 नंबर है। तो जीएस के लिए मैंने शुरू से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। जब भी मैं पढ़ता था तो उसको लिखता जरूर था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में कैसे क्या करना है, तैयारी करना है और आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। प्रीवियस ईयर का 2013 से लेके टिल 2021 तक मैंने किया। इसके अलावा मैं विजन आईएएस है, उसमें मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और उसके थ्रू प्रैक्टिस करता था और वहां भी मेरे ठीक ठाक मार्क्स आते थे। जो विजन में भी 90+ या 100+ मार्क्स आते रहते थे। और इसके साथ साथ जो है स्टैंडर्ड्स बुक्स जो है, जैसे मैं बताना चाहूँ जीएस फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री होता है, इंडियन सोसाइटी होती है और जियोग्राफी होता है। हिस्ट्री के लिए मैंने जो है पहले जो एंशिएंट हिस्ट्री है आर.एस. शर्मा की बुक पढ़ी थी। मिडिवल के लिए जो है सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा की बुक मैंने पढ़ी थी। और साथ ही साथ जो है स्पेक्ट्रम को फॉलो किया था मैंने। और इसके साथ साथ जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसके लिए मैंने मणिकांत सर के जो नोट्स हैं वो पढ़े थे और बुक्स है जो अर्जुन देव सर उनकी बुक पढ़ी थी मैंने। और जियोग्राफी के लिए मेरा जो है पहले जियोग्राफी ऑप्शनल रहा था मेरा, तो पहले से ही कुछ तैयारियां रही थी। और जियोग्राफी के लिए मैंने कंसिस्टेंटली एनसीईआरटी को फॉलो किया था। 6 से 12 तक के जो है वही मैंने सिर्फ वही पढ़ा है। और साथ ही साथ जो है आंसर राइटिंग की जो है प्रैक्टिस है उसके साथ किया है। इंडियन सोसाइटी के लिए मैंने एनसीईआरटी जो है क्लास 11 की आती है, भारतीय समाज करके वो पढ़ा। और इसके साथ साथ जो न्यूज़पेपर है और करंट है वो मैंने पढ़ा है। और जीएस 2 में जो है सब्जेक्ट आते हैं, एक राज्य व्यवस्था है, गवर्नेंस है, सोशल जस्टिस है और आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के जो है आते हैं। तो पहली बात राज्य व्यवस्था के लिए मैंने एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी थी। गवर्नेंस के लिए जो है मैंने अपनी नोट्स पढ़ी थी जो मैं बनाया था। और आईआर के लिए मैंने बहुत खास तैयारी नहीं की थी, हालांकि जिन मुद्दे थे विदेश जो मुद्दे थे और वो सब की तैयारी करता रहता, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था बराबर तरीके से और उस पे जो है अपने छोटे नोट्स की पॉइंट्स ये सब बनाता रहता था। और जब मेंस के समय मैंने आईआर की जो विजन की 365 है वो मैंने जो है पढ़ा था। और सोशल जस्टिस के लिए मैंने कोई बुक ऐसी फॉलो नहीं की थी, हालांकि मैं पढ़ता रहता था। जैसे न्यूज़पेपर है और करंट है, मैगजीन है, इनका सहारा लेकर मैं तैयारी करता रहता था।
तो GS2 की मेरी ये स्ट्रेटजी रही थी। और GS3 की बात करूं तो इकोनॉमिक्स आता है, इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरनमेंट, साइंस टेक और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 4 आते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए जो है मैंने रामेश्वर सर के नोट्स पढ़े थे, पहला मेरा आधार वो था। इसके साथ साथ मैंने रमेश सिंह सर की बुक भी पढ़ी थी, उससे कुछ जो टॉपिक है उसका सहारा लिया था। और बस इसके साथ साथ करंट जो विजन की मैगजीन आती है 365, वो कुछ सहारा देती जरूर है, क्योंकि उससे पॉइंट्स क्या लिखना है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं हमको। तो जो क्वालिटी इन्वेस्टमेंट है उसमें मदद मिलती है हमको। और इसके अलावा इकोलॉजी एनवायरनमेंट के लिए जो है मैंने आर राजगोपालन सर की बुक पढ़ी थी, और साथ ही साथ NCERT फॉलो किया था। तो ये रहा। और आंसर राइटिंग के लिए जो है मैं वही प्रीवियस ईयर और टेस्ट सीरीज ये फॉलो करता था। और इसके अलावा जो है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने विजन की 365 और अपने नोट्स जो थे वो पढ़ा था मैं। और इसके अलावा साइंस टेक के लिए ये होता है कि चीजें निरंतर बदलती रहती हैं, हमको उस बदलती हुई परिस्थिति में कैसे तैयारी करना है इसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी स्ट्रेटजी बनाए रखनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी पे क्वेश्चन पूछ ले, नैनो लिक्विड यूरिया है या कुछ भी है, अभी सैटेलाइट लॉन्च हुआ, या तो हमको करंट से निरंतर लिंक रहना है और चीजों को अपडेट करते रहना है। क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया या जो IT सेक्टर है, तो इसमें चीजें निरंतर अपडेट होती रहती है, तो हमको निरंतर अपडेट खुद को करते रहना है। और पेपर 4 के स्ट्रेटजी की मैं बात करूं एथिक्स के लिए, तो एथिक्स की तैयारी, समग्र तैयारी का जो है एक अंतिम वो होता है कि जब हम सब GS के 4 पेपर हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जब हम इन सब की तैयारी कर लेते हैं तो एथिक्स में क्या होता है कि इन सब का एक तो कॉन्सेप्ट रहता ही है, साथ ही ये हमको इंग्लिश प्रदान करते हैं क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट में, कि हम जब अपने आंसर्स को लिखते हैं तो उनमें कोड कर सकते हैं, कुछ डाटा डाल सकते हैं। तो ये है। और केस स्टडी जब लिखते हैं तो उसमें भी हमको कुछ डाटा की आवश्यकता पड़ती है, हमको कहाँ कहाँ क्या डालना है, और इससे जो है ये रहा है। और एक लेक्सिकॉन की बुक आती है क्रॉनिकल की, उससे मैंने कुछ पढ़ा, पूरा तो नहीं पढ़ पाया मैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स उसके मैंने GS के लिए जो है जरूर पढ़े हैं। और GS के लिए मैं यही कहना चाहूंगा अंत में कि निरंतर पढ़ते रहें, स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करें और लगातार आंसर राइटिंग करते रहें, क्योंकि आंसर राइटिंग जब तक नहीं हो पाएगा तब तक हम मेंस के स्तर पे वो तैयारी नहीं कर पाएंगे जो होनी चाहिए। जो है मैं आगे आने वाले जो मतलब तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सलाह दूंगा कि इस बार का UPSC का पेपर जरूर देख लें, 2023 का GS का भी और CSAT का भी। जो स्तर UPSC ने इस बार छुआ है, मुझे लगता है कि वो मतलब एक बार देखना जरूर पड़ेगा, क्योंकि CSAT का जो स्तर रहा है और GS के जो स्तर रहा है वो मतलब एक दूसरे स्तर की तैयारी लगता है कि नहीं हमको क्या करना चाहिए, तो ये तैयारी मतलब करना चाहिए। और DKT को जो है मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि अपना प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रदान किया है मुझे अपनी बात रखने के लिए, और इसके साथ साथ जो है जो आने वाले विद्यार्थी हैं उनको इससे मदद मिल सके, यही जो है मेरी कामनाएं रहेंगी। धन्यवाद।